मैं हूं ना। बात 2015-16 की होगी। रियल एस्टेट मार्केट में मंदी आ चुकी थी। दिल्ली, एनसीआर और बड़े बड़े शहरों में लाखों फ्लैट्स बन चुके थे, लेकिन कोई रहने वाला नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोगों को फ्लैट्स का पोजीशन नहीं मिल पा रहा था। बिल्डर बैंकरप्ट हो रहे थे। बड़ा अजीब सा माहौल था। करोड़ों लोगों की मेहनत का पैसा फंसा हुआ था और बिल्डर ऐश कर रहे थे। प्रकाश पिछले 15 वर्षों से नौकरी कर रहा था, लेकिन घर के पचड़े में ऐसा उलझा कि उसे मौका न मिला कि कोई मकान या प्लॉट ले सके। प्रकाश की पत्नी अनु बड़ी असुरक्षित महसूस करती थी कि अभी कहने को कोई छत नहीं है। गांव में घर है, लेकिन उस घर में जाकर रहना इतना आसान नहीं है। प्रकाश हर बार कोई ना कोई कारण बताकर टाल देता था। उसे लगता था कि रियल एस्टेट में अभी पैसे फंसाने का मतलब नहीं है। 7वां वेतन आयोग आने वाला था। अनु को लगा कि यही वह विशेष अवसर है जब किसी प्लॉट या फ्लैट में निवेश किया जा सकता है। अनु ने खुद का और बच्चों का हवाला देकर प्रकाश को इसके लिए तैयार किया। प्रकाश ने भी महसूस किया कि यह एक विशेष समय है जब वह कुछ कर सकता है। उसके साथ वाले सभी लोग कोई न कोई मकान कई वर्ष पहले ले चुके थे। कई कारणों से उसने इस विषय में नहीं सोचा था, पर यदि अब नहीं सोचेगा तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। 7वां वेतन आयोग और रियल एस्टेट की मंदी ऐसे 2 मुख्य कारण थे कि प्रकाश ने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया था। लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, राजनगर एक्सटेंशन और द्वारका जैसे स्थानों को वह फोकस करने लगा। कई लोगों से संपर्क किया, रियल एस्टेट की हलचलों को समझने का प्रयास करने लगा। कई बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स के चक्कर लगाए। जैसे ही वह नोएडा पहुंचता तो देखता कि सड़क पर ही बिल्डरों ने कैंप लगा रखे हैं। तरह तरह के लुभावने ऑफर, जैसे 1 साल में बुक कराइए और फ्लैट मिलने तक कोई EMI नहीं, या फ्लैट बुक कराइए साथ में कार, टीवी का उपहार पाइए। ऐसा लग रहा था जैसे फ्लैट्स की रेवड़ियां बट रही हों। पूरा का पूरा इलाका, जहां कभी हरे भरे खेत लहलहाते थे, चना मटर मस्ती करते थे, सरसों थिरकती थी और गेहूं अपनी मूंछों पर ताव देकर बड़ी शान से खड़ा होकर अपने से लंबी अरहर को चिढ़ाता था और मानो कहता था कि तुम लंबी हो तो क्या हुआ, मेरे बिना दाल की दाल नहीं गल सकती है। लोग 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, न कि दाल के लिए। वे सारे खेत कंक्रीट के जंगल जैसे हो गए हैं, जहां धूल उड़ा करती है, ईंटों को तोड़ने की आवाज आया करती है। अलग अलग योजनाएं, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड डाउन पेमेंट प्लान, मंथली इनकम प्लान, इंश्योरेंस इनकम प्लान और ना जाने क्या क्या। प्रकाश को समझ में नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करे। वह एक बिल्डर के ऑफिस में गया। बिल्डर के स्टाफ ने उसका वेलकम किया। वातानुकूलित ऑफिस में राउंड टेबल के इर्द गिर्द सुंदर कुर्सियां पड़ी हुई थी। प्रकाश के पहुंचते ही सुंदर मुखड़े वाली सेल्स मैनेजर आई और गर्मजोशी से हाथ मिलाकर स्वागत किया। एक ड्रीम हाउस का खाका खींच दिया, एक रेडी फ्लैट दिखाया। प्रकाश को एक पल के लिए लगा कि यह तो ड्रीम हाउस है जिसकी वह और अनु कल्पना करते आए हैं। सेल्स मैनेजर ने गारंटी दी कि सर आप यहाँ हाउस बुक कराएं, डिलीवरी की मेरी गारंटी होगी। प्रकाश फ्लैट लेने के मामले में बड़ी सतर्कता से आगे बढ़ना चाहता था। पहले सारी छानबीन करना चाहता था। उसे पता था कि उसके दोस्तों के साथ अलग अलग बिल्डरों ने क्या किया था। उसके दोस्तों को लाखों का चूना लग गया था और वह ऐसे स्थिति से नहीं गुजरना चाहता था। उसके पास रोज किसी न किसी बिल्डर का फोन आने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके कितने शुभचिंतक हैं जो उसको जल्दी से जल्दी मकान देना चाहते हैं। पहले तो सभी कॉल्स का वह उत्तर देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने फोन उठाना बंद कर दिया।
उसे एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश थी जो डील करवा पाता। पर भरोसेमंद आदमी कैसे मिलेगा, उसे नहीं पता था। एक दिन उसके एक जूनियर ने कॉलेज के एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसे जोड़ा। एक ग्रुप मेंबर ने एक पोस्ट डाल रखी थी जिसमें मंथली रेंटल स्कीम के तहत मकान की बात लिखी थी, जिसके तहत शुरुआत में 10% जमा कराना था और 80% बैंक से लेकर देना था। खास बात यह थी कि जमा की गई रकम का 1% हर महीने बिल्डर को वापस देना था, पोजीशन मिलने तक। प्रकाश ने जल्दी नंबर नोट किया। उसे लगा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जब पोजीशन तक रेंटल देना है तो बिल्डर भी जल्दी जल्दी काम करेगा और उसका EMI बर्डन भी कम होगा। प्रकाश की अच्छी सैलरी थी, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते आर्थिक रूप से वह इतना सक्षम नहीं हो पाया था। सैलरी आते ही उसका निश्चित भाग परिवार की जिम्मेदारियों में चला जाता था। उसने सोच रखा था कि परिवार के सभी बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देगा और इस प्रतिबद्धता के चलते पिछले कई वर्षों की नौकरी के बावजूद वह हैंड टू माउथ ही था। 30 को सैलरी आती और अगले महीने की 5 तारीख तक अच्छे खासे पैसे निकल जाते। पैसा कम था, लेकिन कर्तव्य पूरा करने की संतुष्टि थी। इन सब तथ्यों के चलते प्रकाश को लगा कि शुरुआत में कुछ महीने रेंटल से मासिक किश्त जाती रहेगी और धीरे धीरे वह किश्त का बर्डन झेलने लायक हो जाएगा। उसने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर पर फ़ोन किया और अपना परिचय दिया। अहमद नाम का जूनियर था। प्रकाश और अहमद ने मिलने का वादा किया। कुछ दिनों बाद अहमद प्रकाश के दफ्तर में आया। प्रकाश को लगा कि कॉलेज का जूनियर है और उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अहमद ने बताया कि MNC में वर्क करके फाइनेंशियली सिक्योर होने के बाद ही उसने रियल एस्टेट का काम शुरू किया है। शुरू से आखिर तक उसकी जिम्मेदारी है। अहमद ऐसे तो मैं कई रियल एस्टेट वालों को जानता हूँ, लेकिन चूंकि आप मेरे कॉलेज के हो इसलिए यह डील मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ। प्रकाश ने अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए थी। बिल्कुल सर, यह डील आपके और हमारे बीच की है। बिल्डर से डिलीवरी कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है अहमद ने बताया कि बिल्डर जिस रेट पर मकान दे रहा है उस रेट में सारे चार्ज शामिल हैं। पोजीशन के समय केवल मीटर चार्ज जो KBA के हिसाब से है और इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी या IFMS को प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से देना पड़ेगा। शेष सब कुछ रेट में पहले से शामिल है। प्रकाश ने बार बार अहमद से पूछा कि क्या वह श्योर है। उसने अलग से पेपर पर लिखा और चेक करने को कहा। अहमद ने हर बार कंफर्म किया। अहमद ने यह भी बताया कि मंथली रेंटल की हैंडिंग ओवर दिया जाएगा और यह बात एग्रीमेंट में लिखी जाएगी। प्रकाश ने अनु से बात करी। अनु बोली कि यदि वह सब कुछ पेपर पर लिख रहा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अनु ने यह शंका जरूर व्यक्त की कि बिल्डर तो बिल्डर है, वह कभी रेंटल बंद कर दे तो क्या करोगे? हाँ, यह रिस्क तो है। हम लोग बिल्डर से लड़ भी नहीं सकते, पर रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, प्रकाश मजबूरी बताते हुए बोला। जब 1 लाख का चेक प्रकाश ने बिल्डर को दिया तब बिल्डर ने एग्रीमेंट की कॉपी भिजवाई। प्रकाश ने एग्रीमेंट को सरसरी नज़र से देखा तो उसमें कई सारे चार्जेस देने की बात थी, तो पहले से उसे रेट में शामिल था। उसने अहमद से पूछा तो उत्तर में मिला कि बिल्डर का एक फॉर्मेट होता है और आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। प्रकाश समझ रहा था कि एग्रीमेंट का ही लीगल मीनिंग होता है, मैं हूं ना का कोई अर्थ नहीं। फिर भी उसने कहा ठीक है। प्रकाश को फिर धक्का लगा जब उसने देखा मंथली रेंटल स्कीम का कोई भी क्लॉज एग्रीमेंट में नहीं है। अहमद ने इसका एक्सप्लेनेशन यह दिया कि अलग से पेपर मिलेगा, आप चिंता ना करें। प्रकाश ने पूछा, आपने तो बोला था कि यह एग्रीमेंट का पार्ट है, फिर? अहमद का रटा रटाया उत्तर, एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट होता है और किसी एक के लिए कोई बिल्डर फॉर्मेट चेंज नहीं करेगा। और सर, मैं हूं ना,
प्रकाश पशोपश में था। उसके 1 लाख रुपए फंस चुके थे। कई मीटिंग्स और डिस्कशन के बाद प्रकाश ने रिस्क लेने का निर्णय लिया, लेकिन तब तक आशंका का कीड़ा दिमाग में घुस चुका था। प्रकाश ने कुछ रकम पीएफ से निकाली और कुछ दोस्तों यारों से उधार लेकर 10% एडवांस पूरा किया। साथ ही HDFC में लोन के लिए अप्लाई कर दिया। सरकारी बैंकों के दफ्तरों के भी चक्कर उसने काटे, लेकिन वहां लोन मिलना इतना आसान ना था। कोई ढंग से बात भी करने को राजी ना था इन बैंकों में। HDFC ने 10 दिन में लोन स्वीकृत कर दिया। प्रकाश HDFC के काम करने की गति पर बहुत खुश था, लेकिन अनु आशंकित थी। वह बोली, प्राइवेट बैंक लोन तो आसानी से करते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत लोचा होता है, जबकि सरकारी बैंक का लोन मुश्किल से होता है, पर भरोसा किया जा सकता है कि उसके बाद बैंक कोई गड़बड़ करेंगे। HDFC बैंक ने 80% लोन स्वीकृत कर दिया, लेकिन बिल्डर को 79% ही दिया। 1% रकम पजेशन के समय देने की बात कही। कुल मिलाकर 79% रकम बिल्डर को भुगतान कर दी गई। रकम की भुगतान के साथ साथ बिल्डर ने 12 चेक और रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी भी दी। रेंटल एग्रीमेंट में भी की हैंडिंग ओवर शब्द नहीं लिखा था। उसके स्थान पर पजेशन शब्द का प्रयोग किया गया। अहमद ने समझाया, सर, की हैंडिंग ओवर और पजेशन एक ही बात है। प्रकाश के पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब तो उसे आगे बढ़ना था। बुकिंग कराते वक्त यह भी कहा गया था कि अगले वर्ष दिसंबर तक फ्लैट रेडी हो जाएगा, लेकिन एग्रीमेंट में 3 वर्ष बाद फ्लैट देने की बात लिखी गई थी। मतलब कदम कदम पर बिल्डर अहमद की कही गई बातों से पीछे हटता जा रहा था। प्रकाश को बड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। कहते हैं कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम होती है। प्रकाश ने भी उम्मीद का घर बना रखा था। अगला दिसंबर आ गया, लेकिन फ्लैट पोजीशन की बात तो दूर थी, अभी उसका स्ट्रक्चर भी पूरी तरह नहीं खड़ा हो पाया था। बिल्डर ने 8 चेक फिर दे दिए। इसका मतलब साफ था कि अगले 8-10 महीनों में घर नहीं मिलने वाला था। परेशानी की बात यह थी कि बड़े बिल्डर भी बैंकरप्ट हो रहे थे। ना जाने कितने लोगों का पैसा डूब चुका था। जिसकी वर्षों की गाढ़ी कमाई छूमंतर हो जाती है, उसकी स्थिति केवल वही समझ सकता है। इंतजार करते करते 2 वर्ष बीत गए। मकान तैयार होने की उम्मीद अभी भी नहीं थी। अब हर महीने पीछे पड़ने के बाद ही चेक मिलता था। बिल्डर अपने रंग में आने लगा था। प्रकाश के लिए मुश्किल हो रही थी। उसकी प्लानिंग चौपट हो रही थी। बैंक का EMI तो देना ही पड़ रहा था। पोजीशन न मिलने के कारण टैक्स रिबेट भी नहीं मिल पा रहा था। अहमद से उसकी गर्मा गर्मी होने लगी थी। कॉलेज के जूनियर सीनियर का नाता अब ग्राहक और रियल एस्टेट एजेंट के रूप में बदलने लगा था। विश्वास की दीवारें टूटने लगी थी। जब वह पूछता तो अहमद यही कहता, आप क्यों नेगेटिव हो रहे हैं सर? आपके डर का मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रकाश को आशंका हो रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और 2 महीने बाद चेक आने बंद हो गए। जब प्रकाश ने पूछा तो अहमद बोला, आपका पैसा पेमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। प्रकाश को डर लग रहा था कहीं बिल्डर कुछ अनाप शनाप चार्ज लगाकर बाकी बचे पैसों को एडजस्ट ना करे। अब स्थिति यह हो गई कि प्रकाश को यह पता नहीं चल पा रहा था कि फ्लैट कब रेडी होगा, और चेक मिलने तो पहले से बंद हो ही गए थे। साइट पर जाने पर भी कोई सही बात न बताता। कोई बोलता मैं सेल्स का हूँ, कोई फाइनेंस का है, और कोई इंजीनियरिंग साइट का है। अहमद का एक ही वर्जन था कि सर आप चिंता ना करो, मैं हूँ ना। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने भी अब फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, और फ़ोन बिजी है का मैसेज आ जाता था। व्हाट्सएप पर भी प्रकाश को रिस्पॉन्स नहीं करता था। फ्लैट मिलेगा या नहीं मिलेगा या कब मिलेगा, सब कुछ अनिश्चित था। एक दिन शनिवार की दोपहर को प्रकाश और अनु मस्ती के मूड में थे। तभी डोरबेल की आवाज़ आई। डाकिया था। प्रकाश ने लिफाफा खोला तो बिल्डर का डिमांड लेटर था।
प्रकाश की आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। वह पसीने से पानी पानी हो गया और सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। अनु प्रकाश के चेहरे के भाव देखकर परेशान हो गई और बोली, प्रकाश कुछ बोलो तो। प्रकाश बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता हुआ बोला, बिल्डर की तरफ से डिमांड लेटर है जिसमें उसने अनाप शनाप चार्ज लगा रखा है। हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार मीटर चार्ज और IFMS के अलावा कुछ नहीं देना है, लेकिन इसमें भारी ब्याज लगाया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, पावर बैकअप और MMC जैसे चार्ज भी लगाए गए हैं जो हमारे और अहमद के बीच के एग्रीमेंट से अलग हैं। कम से कम 8 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि गलत है। इतनी रकम हम कहाँ से लाएंगे? प्रकाश ने तुरंत अहमद को फोन लगाकर पूरी बात बताई। अहमद का वही रटा रटाया जवाब था, सर नेगेटिव हो रहे हैं आप, डिमांड लेटर ही तो आया है, आपने पेमेंट तो नहीं किया है। अहमद के रवैये से लग रहा था कि वह कुछ नहीं करने वाला है। प्रकाश को बिल्डर की चालाकी और अहमद की नासमझी समझ में आ रही थी। प्रकाश ने अहमद से पूछा, यार कॉलेज का होने के बावजूद आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो। अहमद का जवाब था, मेरे बिल्डर से भी अच्छे संबंध है, हर डील में कुछ एडजस्टमेंट करने ही पड़ते हैं। प्रकाश का मानना था उसने अपनी गाड़ी कमाई में से पैसे दिए हैं, फिर एडजस्टमेंट क्यों करे? जो बात हुई है उस पर बिल्डर को कायम रहना चाहिए। प्रकाश सही भी था। प्रकाश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे बिल्डर या ब्रोकर पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। जहां पैसे की बात हो वहां संबंधों की प्राथमिकता नहीं होती। प्रकाश अहमद को फोन या मैसेज करता, लेकिन वह अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता था। अंततः उसने बोल दिया कि आप कंपनी के निदेशक अनिल बरनवाल से खुद ही बात कर लीजिए। प्रकाश बिल्डर के ऑफिस में भी कई बार गया, डायरेक्टर से मिलने के लिए कहा, लेकिन खरीदने से पहले मुस्कुराकर स्वागत करने वाली और कोल्ड ड्रिंक का ऑफर करने वाली सेल्स मैनेजर भी बदतमीजी पर उतर आई थी और सीधे मुंह से बात नहीं कर रही थी। प्रकाश का यह लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था जो वह कभी नहीं भूलने वाला था। थक हार कर प्रकाश ने कॉलेज के ही एक सुपर सीनियर रमेश सिंह, जिनका अच्छा राजनीतिक रसूख था, को अपनी व्यथा बताई। उन्होंने अहमद को काफ़ी डांटा फटकारा। दबाव के कारण अहमद का प्रकाश के पास फोन आया और निदेशक बरनवाल के साथ मीटिंग फिक्स हुई। बरनवाल मीटिंग में बेरुखी से पेश आ रहा था, जैसे कि प्रकाश को समय देकर बहुत एहसान कर रहा हो। बरनवाल बोला, प्रकाश जी यह तो शुक्र मनाइए कि हम आपको फ्लैट दे रहे हैं। आम्रपाली का तो आप सुन ही रहे होंगे। प्रकाश का मन कर रहा था कि वह बरनवाल का मुंह नोच ले। जमीन पर जब फ्लैट का नामो निशान न था तब वह फ्लैट की कीमत का 79% पचा गया, जिसका प्रकाश हर वर्ष 3 लाख रुपए बैंक को ब्याज देता है। प्रकाश ने खुद को नियंत्रित किया क्योंकि अब तो पैसे फंस चुके थे और चाबी बिल्डर के हाथ में थी। अधिक से अधिक वह कोर्ट जा सकता था, लेकिन कोर्ट की लड़ाई इतनी आसान तो नहीं है और कोर्ट जाने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा? वकील की फीस ही लाखों में होती है। प्रकाश उस दिन को कोस रहा था जब उसने अहमद पर विश्वास किया था, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। वह मन मसोस कर रह गया। काफी मशक्कत के बाद बिल्डर ने जो ब्याज लगाया उसको हटाने के लिए राजी हुआ। 4 महीने का मंथली रेंटल फाइनल बिल में एडजस्ट करने की बात भी तय हुई। जब प्रकाश ने रेंटल को की हैंडिंग ओवर तक देने की बात कही तो अहमद ने चुप रहने का इशारा किया, लेकिन डायरेक्टर बोला, रेंटल नहीं देते क्या करोगे? प्रकाश बोला, क्यों नहीं देंगे? इससे पहले कि बरनवाल उखड़ता, अहमद ने बात संभालने की कोशिश की। नहीं सर, 4 महीने का रेंटल एडजस्ट करिए। पावर बैकअप और बिजली का पैसा तो पहले ही भुगतान किया है, प्रकाश ने कहा। प्रकाश की बात सुनकर बरनवाल बोला, आप नाड़ी से लगते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज तो लगता ही है, पावर बैकअप 1 kVA तक तो फ्री है, हम आपको 3 kVA दे रहे हैं। प्रकाश बरनवाल को जवाब देना चाहता था, लेकिन अहमद ने उसे चुप कराया। प्रकाश को मजबूरन बरनवाल की बात माननी पड़ी। मंथली रेंटल जो की हैंडिंग ओवर तक मिलना था वह रोक दिया गया।
प्रकाश को करीब करीब 7 से 8 लाख रुपए तक का चूना लगा। वह मन महसूस कर रह गया। अपनी पसीने की कमाई को दिन दहाड़े लुटते देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। उसे अनु पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी असुरक्षा के चलते उसे फ्लैट बुक कराना पड़ा। नहीं तो अगले 20 वर्षों तक उसे सरकारी आवास में ही रहना था। खैर, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। उसे कदम कदम पर धोखा मिल रहा था बिल्डर की तरफ से, इसलिए वह चाहता था कि जल्दी से जल्दी उसे फ्लैट मिल जाए और बिल्डर के चंगुल से उसे छुटकारा मिले। उसने पूरा भुगतान कर दिया और बिल्डर के एनओसी का इंतजार था, जिसके बाद फ्लैट में फिनिशिंग कार्य होना था। प्रकाश को उम्मीद थी कि एनओसी तुरंत मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए भी उसे दौड़ना पड़ा और करीब 1 महीने बाद कागज का एक टुकड़ा बिल्डर ने पकड़ाया। पर वह तो पेपर बम था। एनओसी सशर्त दी गई थी कि जिसके अनुसार फ्लैट में रिपेयर के कार्य के लिए उसे करीब 50,000 रुपया फिर से देना था। बिल्डर के सरप्राइज का प्रकाश अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए वह दुखी तो था लेकिन परेशान ना हुआ। आखिर परेशान होने से क्या मिलता और अहमद से भी क्या कहता। अहमद ने उसकी आशाओं पर कुठाराघात जो किया था। प्रकाश बस यही चाहता था कि कैसे भी करके उसके फ्लैट की रजिस्ट्री हो जाए। रजिस्ट्री के लिए बिल्डर लगातार टालम टोल कर रहा था। प्रकाश को शंका हुई कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसने अनिल बरनवाल को फिर मैसेज किया, बरनवाल जी, रजिस्ट्री का क्या हुआ? बरनवाल का तुरंत उत्तर आया, कौन सी रजिस्ट्री? जे ब्लॉक फ्लैट नंबर 604। प्रकाश ने लिखा, वह फ्लैट तो पहले से किसी के नाम है। बरनवाल ने बम फोड़ा। बम इतना विस्फोटक था कि प्रकाश के सपनों के परखच्चे उड़ गए और दिल की धड़कनें बंद हो गईं।